मैं एक बार फिर दोबारा आपके सामने एक मैथमेटिक्स का लेक्चर लेते हुए, अब की बार जो मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं वो 11th क्लास का है, हायर क्लासेस के लिए है। तो ये जो 11th क्लास का जो मैं लेक्चर यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो दे रहा हूँ आपको, ये आपके लेक्चर्स आपको 12th क्लास में भी काम आने वाले हैं। तो जो 12th क्लास का बच्चा है वो भी इन लेक्चर्स को जरूर देखें, क्योंकि देखिए 12th क्लास का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपको 11th क्लास से रिलेट मिलेगा, या ये कहें कि 11th क्लास का आपका एडवांस वर्जन मिलेगा तो भी बात सही है। तो इस टॉपिक को, इस अपने वीडियो को आपने 11th के लिए नहीं बल्कि 12th के लिए भी देखते रहना और लास्ट तक वीडियो को देखना, मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं एक बार दोबारा आपका सूरज स्कूल बुलाना ग्रुप में लाइव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो आप 11th क्लास का जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपका जो 11th क्लास के मैथमेटिक्स का जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका सेट। सेट्स आपने बहुत नाम सुना होगा इसका कि सेट है क्या, सेट्स क्या है, सेट्स कैसे होते हैं, सेट्स का नाम काफी बार आपने सुना होगा। नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं है, घबराइए ना, हम आपको एक छोटी सी चीज से लेके और बड़ी से बड़ी चीज तक हम आपको पहुंचाएंगे। देखिए सेट एंड रिलेशन पढ़ना, सेट पढ़ना जरूरी क्यों है, हम सेट्स के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए रिलेशन एंड फंक्शन एक टॉपिक आएगा आपका, और जो रिलेशन एंड फंक्शन आपका टॉपिक आएगा उसके लिए सेट को पढ़ना बहुत जरूरी है। या मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, आपने पढ़ी होगी पहले भी, प्रोबेबिलिटी बहुत पढ़ी होगी, सीक्वेंसेस के बारे में बहुत सुना होगा। जो इनकी स्टडी हम करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी की या सीक्वेंसेस की जो स्टडी करते हैं, ये स्टडी कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सेट्स। मतलब आपको कांसेप्ट किसका पता होना चाहिए, आपको सेट्स का कांसेप्ट पता होना चाहिए। जो सेट्स का कांसेप्ट था वो आपके जर्मन मैथमेटिशियन ने दिया था, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने आपका सेट का कांसेप्ट दिया था। और इन जर्मन मैथमेटिशियन का नाम क्या था, इनका नाम था जॉर्ज कैंटोर। इन्होंने इस सेट नाम की इस टॉपिक का इन्वेंशन किया था, और जो इन्वेंशन किया था कि तब किया था जब ये particularly problems of trigonometric series इस प्रॉब्लम में जब चल रहे थे, जब इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे थे, तब इस सेट नाम के टॉपिक का इन्वेंशन किया था। चलिए ये तो हो गई हिस्ट्री की बात कि हम सेट को क्यों पढ़ते हैं, हमें सेट क्यों नेसेसरी है। एक बार और यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ, उसके लिए भी सेट की आपको आवश्यकता होगी, वो है रिलेशन एंड फंक्शन। और मैं अगर बात करूं तो 12th क्लास का ये फर्स्ट टॉपिक है। आपकी जब 12th क्लास की क्लास में लूंगा तो उसमें सबसे पहला टॉपिक यही लूंगा 12th क्लास का, रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो रिलेशन फंक्शन में टॉपिक लूंगा उसके लिए भी सेट की आवश्यकता आपको पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेट के बिना रिलेशन फंक्शन आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए हम अपनी बेसिक से इंट्रोडक्शन के ऊपर पहुंचते हैं कि सेट से आप क्या समझते हैं। देखिए डेली लाइफ में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुनते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुनते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ बेंचेस के बारे में सुनते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में सुनते हैं, या उनके एजेस के बारे में सुनते हैं, या फिर मेरे स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में सुनते हैं। तो वो क्या हो गया, होल ग्रुप हो गया, वो पर्टिकुलरली क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, सेट क्या है आपका, सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है आपका, इस सेट कैन बी नोन एज ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट का मतलब आप यहां पे कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ। सेट को अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेट ही आप बोल रहे हैं और सेट ही टर्म में यूज कर रहे हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं कलेक्शन, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का एक दूसरा नाम भी है, अगर मैं कहीं पे लूं तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई ये क्या नया नाम आ गया, तो मैं पहले लिख देता हूं। कहीं पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को बोलूं एलिमेंट, तो ये नाम भी करेक्ट है ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मैं कहीं पे बोलता हूं कि मेंबर, जैसे मैं बोलूं कि भाई एक ए सेट है, उस सेट का 5 एक मेंबर है, तो भी बात ठीक है। अगर मैं कहूं 5 उसका ऑब्जेक्ट है, तो भी बात ठीक है। और अगर मैं कहूं कि 5 उसका एलिमेंट है, तो भी बात ठीक है। तो सेट क्या होता है आपका, ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ गई बात। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं आपके,
ये ऑब्जेक्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब ये किसी भी टाइप के नंबर हो सकते हैं। अब नंबर की टाइप के बारे में तो बताना मेरे ख्याल से आप लोग 11th स्टैंडर्ड में आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ एक हिंट देते हुए निकल लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए प्रीवियस क्लासेस का। देखिए n मतलब होता है नेचुरल नंबर। अगर मैं कहीं पे n लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को भी देख सकते हैं, उसमें भी ये दिया हुआ है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी होता है नंबर n। उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, उसके बाद मैं बात करता हूं z की। तो z मेरा क्या होता है, एक इंटीजर नंबर होता है। z मेरा क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। इंटीजर नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। फाइन। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद z प्लस की बात करते हैं। अगर z प्लस की बात कर रहा है तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर वो z माइनस की बात कर रहा है तो आपके सारे नेगेटिव इंटीजर्स, आपके जितने भी हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। अगर वो कहीं पे w की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो होल नंबर की बात कर रहा है। ये आपने याद रखना है, मैं हर बार आपको नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा w, आपको समझ जाना है कि w अगर मैंने कहीं पे लिखा है तो वो किसके लिए लिखा है, होल नंबर के लिए लिखा है। अगर मैं कहीं पे लिखता हूं r तो उसको समझ जाना है कि वो क्या है, एक रियल नंबर है। और अगर मैं कहीं पे लिखता हूं q तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ये नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको बार-बार कंफ्यूजन ना हो इनके अंदर। n हम लिखते हैं नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 होते हैं। z हम किसके लिए लिखते हैं, इंटीजर नंबर के लिए लिखते हैं जो माइनस और प्लस दोनों होते हैं। z प्लस हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो क्या होते हैं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी होते हैं। अगर मैं z माइनस की बात करूं तो -3 -2 -1 और अप टू कहां तक होते हैं, इंफिनिटी तक होते हैं। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो 0 1 2 अप टू इंफिनिटी तक होते हैं। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो डेसिमल नंबर होता है। और अगर मैं रेशियो नंबर की बात करूं तो p/q की फॉर्म में बात करूंगा, p/q की फॉर्म में बात। ठीक है, तो ये क्या है, इन नंबर्स का मैं सेट के अंदर यूज करूंगा। मतलब सेट किसका, कलेक्शन नंबर का, और नंबर कैसा, वेल डिफाइंड नंबर। और नंबर कौन सा, इसमें से कोई भी, इसमें से कोई भी। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। सेट एंड रिप्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको एक टॉपिक क्लियर कर देता हूं सेट के अंदर, वो टॉपिक क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। सेट एंड रिप्रेजेंटेशन से पहले मैं एक टॉपिक क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ये सेट एंड रिप्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको एक टॉपिक क्लियर कर देता हूं। उस टॉपिक के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ना है। टॉपिक है क्या, उसके बारे में जिक्र करते हैं। देखिए, आपने इस टर्म के बारे में सुना होगा, इस ई के बारे में। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है, एप्सिलॉन है। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको इतना याद रखना आपने अभी। ई का मतलब होता है एप्सिलॉन। अगर कहीं पे ई लिखा मिल जाए, जैसे कि मैं लिखता हूं, मेरा एक सेट है ए में मेरे पास ए बी सी डी। अभी घबराना मत कि मैंने क्या लिख दिया, इसको मैं एक एक चीज को बताऊंगा मैंने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है और क्या होता है। तो यहां पे देखिए, ए क्या है, एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट का मतलब तो आप पता लग गया ना आपको कि ऑब्जेक्ट भी होता है एलिमेंट का मतलब, और मेंबर भी होता है। तो अगर मैं कहूं कि ए मेंबर है तो भी ठीक है, अगर मैं कहूं कि ए एक एलिमेंट है तो भी ठीक है, और अगर मैं कहूं कि ए एक ऑब्जेक्ट है तो भी ठीक है। तो मैं अगर कहीं पे लिखता हूं ए बिलोंग्स टू ए सेट, तो ये बात एकदम करेक्ट है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या होता है, ए बिलोंग्स टू ए सेट। ए बिलोंग्स टू ए सेट। एप्सिलॉन का मतलब समझ में आ गया आपको, क्या होता है, बिलोंग्स टू होता है। अगर मैं कहीं पे लिखूं कि E इज
नॉट बिलोंग्स टू, तो आपने क्या करना है, ई को क्रॉस कर देना है, ई को क्या कर देना है, क्रॉस कर देना और लिख देना ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ई नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब हुआ ई नॉट बिलोंग्स टू कौन सा सेट, ए सेट। बात समझ आ गई? इस एप्सिलॉन का मतलब समझाना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस एप्सिलॉन का मतलब समझ में आ गया तो लगभग चीजें सब क्लियर हो जाएगी आपकी, क्योंकि बार-बार इस चीज का यूज होगा, इस चीज का बार-बार यूज होगा एप्सिलॉन का, एक सबसेट का, एक एप्सिलॉन का, इनका बार-बार यूज होगा। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें। एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। मैं आगे बता भी दूंगा आपको, जब ये टर्म आएगी तो मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। चलिए सेट एंड रिप्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। सेट एंड रिप्रेजेंटेशन में क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, उसकी जिक्र करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो एक चीज याद रखिए कि सेट की रिप्रेजेंटेशन या सेट का नेम, सेट का नेम हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है। सेट्स का नेम हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है। जैसे कि मैं लिखूं तो ए बी सी डी ऐसे ऐसे होता है सेट्स का नेम, ठीक है। सेट्स का नेम हमेशा ऐसा होता है। जैसे कि अगर मैं कहीं पे लिखता हूं a इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, a एक क्या हो गया है, a एक सेट हो गया है। बात समझ आ रही है? सेट का नेम हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर्स में होता है। सेकंड मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा, उनका नाम हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है। उनका नाम हमेशा किस में होता है, आपके स्मॉल लेटर्स में होता है। कि अगर मैं कहीं पे लिखूं a इज इक्वल टू a b c d, तो ये एक करेक्ट फॉर्म है, ये क्या है, एक करेक्ट फॉर्म है। और अगर मैं कहीं पे लिखता हूं a इज इक्वल टू a b c, तो ये क्या है भाई, ऐसा तो डिक्लेरेशन में बताया ही नहीं, ऐसा तो रिप्रेजेंटेशन में बताया ही नहीं। रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सेट का नेम हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है, और एलिमेंट का नेम हमेशा क्या होता है, एलिमेंट का नेम हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है। कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। सेट के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कि सेट की हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसकी बात करते हैं। सेट की रिप्रेजेंटेशन हम बेसिकली दो तरीके से करते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं वो, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, एक तो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरी होती है रोस्टर फॉर्म। सेट की हम दो तरीके से क्या करते हैं, दो तरीके से हम सेट को डिक्लेयर करते हैं। कौन कौन से दो तरीके से डिक्लेयर करते हैं, आपके सामने आ गया, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा इसको बोलते हैं हम, एक चीज और बोलते हैं हम इसको, आप बताइए, जल्दी बताइए। नहीं, अरे रोस्टर फॉर्म को हम एक नाम और देते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक मैं अगले टॉपिक करवाता हूं आपको। चलिए कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिए कि हम क्या बोलते हैं, फिर मैं लिख दूंगा इसको। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। जो सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे सेट में, वो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम रोस्टर फॉर्म के बारे में ही पढ़ेंगे, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। रोस्टर रिप्रेजेंटेशन कहता है कि सेट के एलिमेंट हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं। ये याद रखिएगा, पहला रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि सेट के एलिमेंट हमेशा किसके अंदर आते हैं, सेट के एलिमेंट हमेशा आपके इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलूं रोस्टर फॉर्म का, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं भाई, अब ये बताया देता हूं, रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। आपसे कोई कहे टेबुलर फॉर्म क्या होती है, तो रोस्टर फॉर्म ही टेबुलर फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू कि भाई हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका रोस्टर एलिमेंट है उसमें एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैं लिखता हूं यहां पे ए इज, यहां लिख दिया सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 7, represent set in roster form। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि ए एक सेट है, इवन नंबर्स का है, कितने नंबर से लेस होना चाहिए, 7 से।
पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 7 नंबर से छोटा इवन नंबर कौन कौन सा होता है। तो 7 नंबर से छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? 2, 2, 4 और 6। तो सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? आपको ये तो कंफर्म हो ही गया होगा कि इस सेट में एलिमेंट कौन कौन से आने वाले हैं? 2, 4 और 6 आने वाले हैं, ठीक है। बट हमें उसको रिप्रेजेंट किसके अंदर करना है? हमें उसको रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। अब रोस्टर फॉर्म में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि हमेशा किसके अंदर रिप्रेजेंट, देखिए सेट का नाम क्या होता है? हमेशा कैपिटल लेटर में। सेट का नाम हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है। तो a इज इक्वल टू, मैंने क्या लगाना पड़ेगा? मैंने ये वाली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ये वाली ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद क्या लिखा मैंने? 2, 4 और 6। ये क्या हो गया? आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट की फॉर्म में। और सेट की भी कौन सी वाली फॉर्म में? सेट की भी रोस्टर वाली फॉर्म में। क्या रिप्रेजेंटेशन था? क्वेश्चन क्या था? मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन था a is a set of even numbers less than 7, represent set in roster form। तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में? देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 7 से छोटे इवन नंबर क्या क्या है। तो 7 से छोटे इवन नंबर क्या क्या है? इवन मतलब जो 2 से भाग जाए। इवन मतलब क्या होता है बेटा? जो 2 से भाग जाए। तो 2 से भाग कौन कौन से जाता है? 2, 4 और 6। क्या 3 जाता है? नहीं जाता। क्या 5 जाता है? वो भी नहीं जाता। क्या 7 जाता है? वो भी नहीं जाता। तो क्या क्या होंगे? 2, 4, 6। अब हमें किसकी फॉर्म में देना है? रोस्टर की फॉर्म में। तो रोस्टर की फॉर्म में कैसा लिखा होता है? सेट का नाम हमेशा कैपिटल होता है। a इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिख दिया मैंने? कि ब्रैकेट स्टार्ट करी और इसके अंदर कॉमा लगा के एलिमेंट लिख दिए। बात समझ आ रही है? मैं दूसरा क्वेश्चन यहां पे ले रहा हूं। क्वेश्चन मैंने लिया कि ऑल नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट सेट ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब की बात क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। और नेचुरल नंबर का भी कौन सा सेट? जिसके एलिमेंट क्या हो? 10 से छोटे हो। अरे भाई 10 से छोटे एलिमेंट्स के लिए सेट क्या होगा? आप सेट का नाम कोई भी ले लीजिए। आपने सेट का नाम लिया a। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? पहले इस कांसेप्ट को मैं बता भी चुका हूं, चलो कोई बात नहीं, फिर दोबारा बता देता हूं कि आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं। आपके नेचुरल नंबर के इस कांसेप्ट को बता भी देता हूं कि नेचुरल नंबर आपका क्या होता है। नेचुरल नंबर आपके होते हैं काउंटिंग वाले नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो सेट बनेगा आपका, ये ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 बनेगा। ये आपके सारे नेचुरल नंबर जो किससे छोटे हैं? 10 से छोटे। अब 10 से छोटे नेचुरल नंबर आपके पास क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, आगे सेट का नाम लिख दो। बात समझ में आ रही है आपको कैसे करना है? आपको बात समझ में आई कैसे करना है? हमने रिप्रेजेंटेशन करना है किसका? ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? हमें 10 से छोटे नंबर पता होना चाहिए। 10 से छोटे नंबर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमें सेट की रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए, हम उस सेट को रिप्रेजेंट कर देंगे। बात समझ में आई इतनी? ठीक है। अब चलते हैं हम कहां? अब यहीं पे एक छोटी सी चीज लेके देता हूं, मैं आपको कुछ घर के लिए काम लिख के देता हूं। मैं लिख के दिया मैंने 11। क्या मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, विच वन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को आप घर से करेंगे, कल मैं आगे सोल्व भी करवाऊंगा। विच वन इज करेक्ट? आपने ट्रू एंड फॉल्स का आंसर देना है। मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा। इन 5 क्वेश्चन को इस सेट के ऊपर सॉल्व करना है। मैंने पहला लिखा 11EA, क्या ये करेक्ट है या नहीं? ट्रू और फॉल्स, ये आपने आंसर करना है। सेकंड में क्वेश्चन दे रहा हूं, घर के लिए दे रहा हूं बेटा, आपने सॉल्व करना है इसको। अगर ये पूरा वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मैं दूसरा आपको दे रहा हूं 2 बिलोंग्स टू A, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 10 बिलोंग्स टू A। चौथा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा हूं 9 बिलोंग्स टू A। और पांचवा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 12 या फिर 14 बिलोंग्स टू A। एक में आप ऐसा कर लीजिए नॉट बिलोंग्स टू, इसमें ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। 2 नॉट बिलोंग्स टू A, 10 बिलोंग्स टू A,
9 बिलोंग्स टू ए और 14 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक और लिख लीजिए, ए बिलोंग्स टू ए। ये इन 6 का आपको करेक्ट आंसर मुझे करना है। जिस भी बच्चे का करेक्ट आंसर मुझे मिला, एकदम 6 के 6 का सारा करेक्ट आंसर मिला, उसको जब वो मेरे सामने क्लास में प्रेजेंट होगा तो मैं बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दूंगा उसे। ठीक है, समझ गया बात? ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। मैं टेक्निकल मैन से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि इन 6 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें और इस सेट के ऊपर इतना क्वेश्चन है आपका, ये आपके क्वेश्चन को फोकस करें ताकि बच्चों को अच्छे से दिखे, और जो भी इन 6 क्वेश्चंस को सोल्व करेगा उसको अच्छा प्राइस हम देंगे। ठीक है, ये आपने रिप्रेजेंट करना है इन 6 सेट को।